डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर नीरू स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 4 करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, यूनिट 4 में हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर लिया था। उसमें हमने कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को देखा। अब उससे थोड़ा एडवांस वर्जन की तरफ चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस हैं जो आपके not only for the international trade but also for some other aspects हेल्प करती हैं किसी भी एक नेशनल इकोनॉमी को। ठीक है जी, थोड़ा देख लेते हैं क्या है और कैसे काम करती है। बच्चे देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, सार्क क्या है, एशियान क्या है, यूएसएमसीए क्या है। राइट बच्चे, कैसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं कहती हूँ कि सबसे पहले ये पढ़िए या ये सोचिए कि आपको ये क्यों पढ़ना है। बच्चे यहाँ से ना आपका आता है शॉर्ट नोट। ठीक है, अगेन डिपेंड 9 मार्क और 6.5 मार्क, इतने मार्क्स का आपका यहाँ से एक शॉर्ट नोट जरूर आएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे इसमें ना जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसके कुछ सीरीज होती है, जैसे कि कॉमन, उसके अलावा फिर इसके अलावा आपका आएगा इकोनॉमिक यूनियन, देन वी हैव पॉलिटिकल यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसे करके, मतलब अभी घबराना नहीं, सब पढ़ाऊंगी, बट ऐसे करके एक सीरीज चलती है। इससे क्वेश्चन आ जाता है 9 मार्क का। ठीक है, तो कुल मिला के अगेन 9 नंबर का तो गारंटेड इसमें से कुछ ना कुछ आने वाला है, लेकिन हो सकता है कि वो ऊपर नीचे कुछ मार्क्स आपके हो जाए। है क्या बच्चे, सबसे पहले ना नाम को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है चीजें थोड़ी सी ज्यादा समझ में आएगी। क्या कहता है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका। बेटा आपके लेट सपोज यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के आसपास कितने देश हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप इंडिया को लेट सपोज बना रहे हो, सॉरी तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया, तो लेट सपोज आपने ये हमारा भारत है, तो क्या इंडिया के आसपास और भी कई बहुत सारे देश हैं। जवाब है हाँ, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पे है, यहाँ पे देश है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इधर की तरफ आते तो यहाँ पे हर जगह देश है। तो बच्चे आपको क्या लगता है कि अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ बाहर निकल रही हूँ तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इन्हीं मार्केट को टारगेट करेंगे कि हम यहीं से उठाएं सामान या यहाँ पे बेचें अपना सामान। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पे नहीं, तो मतलब कि बाहर भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इनके थ्रू जाना होता है ना। कई बार होता है हम यहाँ से भी निकल सकते हैं इकोनॉमिक अपने इंडियन ओशन से, कई बार हमें यहाँ से निकलना पड़ता है। एक चीज, दूसरा, जब ये हमारे इतने क्लोज हैं तो आपको नहीं लगता अगर मैं यहाँ से अपना बिगाड़ लूँ, अगर इनसे रिलेशन बिगाड़ लो तो बहुत नुकसान होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहां से अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं। राइट, अब इन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए जी, हम इनसे इंटीग्रेट हो जाएंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, साथ आना, है ना, इकट्ठा होना। अब अब देखो नाम से अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला है रीजनल, रीजनल का मतलब क्या होता है, जो आपके आसपास हो, रीजनल हो। इकोनॉमिक का मतलब क्या होगा कि आसपास कैसी इंटीग्रेशन करनी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है जी, रिश्ते नहीं बढ़ाने, शादी ब्याह नहीं कराना, क्या करना है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को स्ट्रॉन्ग करना है जी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, REI, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो अब मैं इनके साथ मिलके एक ऐसा ग्रुप बना लूंगी कि चलो ठीक है, हम अपने आपस में तो कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हमारे ग्रुप में हम आपस में सस्ता माल देंगे भी, सस्ता माल लेंगे भी, ताकि हमारा कम से कम अपने आसपास के देशों में तो हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब सोच के देखो, अगर हमारा, जैसे कि मैं इस भारत की बात कर रही हूँ, तो अगर हमने भारत में ही इसके लेट सपोज सबसे बगल में यहाँ पे म्यांमार है, राइट। अब म्यांमार से हम अपना जब ट्रेड कर रहे हैं, अगर मैं इनसे हर बार बॉर्डर में एंटर करने के लिए टैक्स लूंगी, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश है, अगर मैं हर बार टैक्स लूंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना बच्चे। उनको हर जगह तो टैक्स देना पड़ नहीं रहा है, बट जहाँ उनके बॉर्डर शेयर हो रहे हैं कम से कम वहां कुछ तो रिलीज मिलना, मतलब मिलना चाहिए ना, क्योंकि बॉर्डर तो लगभग एक ही है। अब इसमें आप भी टैक्स ले रहे हैं, हम भी टैक्स ले रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या कुछ हम रिलीफ मिल सकता है क्या, जी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, आपको इंटीग्रेशन करनी होगी हमारे साथ। कैसी इंटीग्रेशन जी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी होगी। ठीक है, और उसका नाम क्या हो गया, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। डन, समझ में आ गया।
क्या है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? कि अपने आसपास के देशों के साथ मिलकर एक ऐसे ग्रुप को फॉर्म करो ताकि आपकी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ठीक है जी। अच्छा, पढ़ भी लेते हैं, कोई डेफिनेशन दी हुई है क्या? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मींस दैट द नेशन विद इन द सेम ज्योग्राफिक रीजन। अब याद आ रहा है, मैंने कहा था भारत का, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर साथ साथ के हैं, तो इनका ज्योग्राफिकल रीजन तो सेम हो गया ना, सबका साउथ ईस्ट ही होगा, साउथ एशियन हो गया जी। वर्क जॉइंटली, क्या बोला इन्होंने? इन द सेम ज्योग्राफिक रीजन वर्क जॉइंटली टू रिड्यूस बैरियर्स टू ट्रेड एसेट्स एंड लेबर मोबिलिटी बिटवीन देम। यही बता रही थी कि अगर हम आपस में ही, अब जैसे यहाँ पे भारत के अगर मैं बात करूँ भारत के इधर, तो यहाँ पे बांग्लादेश है, अगर हम हर बार इनसे सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए ही ड्यूटीज लगा देंगे बहुत ज्यादा, तो बड़ा मुश्किल होगा ट्रेड करना एटलीस्ट विद योर नेबर। तो क्या किया जाए? थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जाती है। उस रिलैक्सेशन के कुछ कुछ नॉर्म्स है, और वो कैसे दी जाती है डिपेंड ऑन कि आइदर यू आर द मेंबर ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्रुप। ठीक है जी। पर क्या उनको हम यही बुलाते हैं क्या, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्रुप या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्रुप? जी नहीं। क्या बुलाते हैं फिर? कहते तो हर एक का अपना, लेट्स सपोज अगर मैं पूरे ग्लोब की बात करूं, तो हमारा तो आ रहा है ठीक है साउथ ईस्ट में, या साउथ की तरफ हमारा आता है। अगर हम एशिया की बात करें तो साउथ एशिया हमारा है। ठीक है। इधर आते हैं तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका आ जाता है, इधर अफ्रीका आ जाता है। तो ये सारे इनके अपने अपने रीजन है। ऊपर की तरफ यूरोप है, तो अगर यूरोप बनाएगा तो यूरोपियन यूनियन बनाएगा, अगर आपका अमेरिका बनाएगा तो अमेरिका आपका। चलिए थोड़ा सा अलग उससे समझाती हूँ। सोचो, अगर ये ग्लोब है, ग्लोब को जैसे मैंने बांटा, यहाँ पे हमारा भारत है, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, और यहाँ पे यूरोप है। तो बेटा जो अमेरिका बनाएगी तो वो क्या बनाएगी जी? वो बनाती है यूएसएमसीए या नाफ्टा। अब है क्या, समझा दूंगी, बस इतना समझ लेना कि ये सब इनके ग्रुप है। अगर मैं ऊपर यूरोप की बात करूँ तो उन्होंने बना दिया यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी। उसके बाद हम इधर आए, इंडिया की तरफ आए, तो इंडिया ने अपना सार्क बना लिया। अच्छा, इसके साइड में भी ना यहाँ पे कुछ और, ईस्ट की तरफ कुछ और कंट्रीज है, मतलब हमारे इंडिया के ईस्ट की तरफ कुछ और कंट्रीज है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, नाम क्या रख दिया? एशिया। अच्छा, यहाँ पे क्या है? और अफ्रीकन है, तो इन्होंने अपना कोई ग्रुप बना लिया। तो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं ये लोग काम? ये सब अपने बिजनेस को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं, और अब बस इन्हीं ग्रुप्स को पढ़ना है कि ये ग्रुप है क्या, कैसे काम करते हैं, इनके मेंबर कौन है। बस बेटा यही आपको एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ जाएगा, और इसी से आपके मार्क्स तय हो जाएंगे। ठीक है जी। ओके, चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कह रहे क्यों करना है? अब देखो, मैं आपको समझ में तो आ गया कि भैया ऐसे ऐसे ग्रुप बनते हैं और ऐसे काम होता है, लेकिन क्यों करना है, क्यों बनाने हैं ग्रुप्स? अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बस उसके जवाब यहाँ से दे दो। कह रहे ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बढ़ेगी भाई, जब हम दो लोग अकेले अकेले काम कर रहे थे, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो चीजें बेहतर होनी तय है। क्यों जी? ये आपको एलिमिनेट कर देता है, रिड्यूस कर देता है ट्रेड बैरियर्स को। जैसे आप अलग से टैरिफ नहीं लगा रहे हो, कोटा नहीं लगा रहे हो, इससे क्या होगा जी? आप अच्छे से एक एफिशिएंट मार्केट में फोस्टर कर पाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और ग्रोथ को। ओके, नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एफिशिएंसी। बेटा मैंने बहुत शुरू की वीडियो में समझा दिया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, कि अगर आप अपने प्रोडक्शन को बहुत उसकी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को बहुत लार्ज नंबर पे बढ़ा देते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है ना? बताया था ना, अगर मैं एक पेन बना रही हूँ तो उसकी लागत कुछ आएगी, लेकिन अगर मैं 100 पेन बना रही हूँ तो उसकी लागत कुछ आएगी। तो ऐसे करके अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, कैसे? अगर मैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दूं तो। ठीक है, इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो क्या ये होगा? बिल्कुल होगा जी। अभी तक तो आप सोचो, जैसे आपका ट्रेड बढ़ जाएगा, आप बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर जाएंगे, तो आपकी अपने आप ही एक लार्ज मार्केट में आप टारगेट कर पाएंगे, और आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एफिशिएंसी के बढ़ने के चांसेस हाई हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा क्या है भाई? जब आपने ग्रुप बना लिया, लेट सपोज आपने अपना ग्रुप बनाया सार्क करके, ठीक है, इंडिया की बात करूँ तो सार्क में कौन थे जी? हम बताएंगे 8 नेशन आते हैं, तो उसमें जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं ये सारे हैं। तो क्या करेंगे? इनसे बोलेंगे भाई आप आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो हमारे देश में, ताकि आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। आपको तो हमारे भारत का पता ही है, हमारी ये सेम सी जोग्राफिकल लोकेशन है, तो ना आपको दिक्कत होगी ना हमको दिक्कत होगी। और भाई ये भी तय रहा कि हम आपसे जो कंपेरेटिवली और लोग हैं उनसे कम आपसे चार्ज करेंगे चीजें। ठीक है जी। ओके, डन। इसके अलावा और क्या सुख है इनसे, मतलब अगर हमें इंटीग्रेशन करनी तो और क्या फायदे होंगे?
जी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी, बिल्कुल ठीक बात बच्चे। आपको पता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं क्या उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप देखेंगे कि मार्केट में और प्लेयर आके उसको बेहतर से यूज कर पा रहे हैं, राइट? ठीक है जी, आगे बढ़े। अब इसके अलावा क्या होता है भाई, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जब कोलैबोरेशंस होती है ना, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, एक्सटेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ द शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बिल्कुल ठीक बात, हमने देखा ना जापान ने आके हमारे यहाँ पे कितनी सारी डेवलपमेंट करी है। तो कैसे हुआ भाई? आपने उनके उनके साथ डील करी। हो सकता है हम किसी एग्रीमेंट में उनके साथ आए हों। हमें याद तो है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत जगह जाके कुछ एमओयू साइन करके आते हैं। क्या होता है एमओयू? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी, हम डील कर लेते हैं उनके साथ कि चलिए ग्रुप बनाते हैं और अच्छे से अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्या है? हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमने एमओयू साइन कर लिया तो अब आपकी पॉलिसीज हमें हार्म नहीं करेंगे और हमारी पॉलिसीज आपको हार्म नहीं करेंगी। ये तो हमने भी सुना था कि जी दुबई में आपका यूपीआई चल जाता है। आपको शायद पता ना हो कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि, हाँ बहुत सारे क्या, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ देम, जो आपके इंडिया का पेमेंट सिस्टम है या जो चीजें हैं वो किसी और देश में नहीं चलेगा। ऑब्वियस बात है, जो वहाँ की चीजें हैं वो यहाँ नहीं चलेंगी। तो क्या किया जाए? आप एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें और आपस में एक दो चीजों को मतलब एकदम इतना रिलैक्स कर दीजिए कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा इनहांस पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी, अगेन ये उसी को ही, हार्मोनाइज ऑफ पॉलिसीज को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि बिल्कुल आपकी जो जब आपके साथ अच्छे ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं तो उससे पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी होती है और साथ साथ सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। कैसे कि आपका जो, अगेन जो ग्रुप मेंबर्स है आते हैं यहाँ मीटिंग करने के लिए, आप जाते हो वहाँ मीटिंग करने के लिए, तो एक अच्छा माहौल तैयार होता है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बेटा इसकी मैं बात कर रही थी, इसको लेवल्स भी बोलते हैं और इसको टाइप्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाता है। अब देखो जैसे कि इन्होंने बोल ही दिया लेवल है या टाइप है, तो इनको कैसे समझना है बेटा? अगर लेवल पूछ ले तो वो भी बताना है, टाइप पूछ ले तो वो भी बताना है। कितने होते हैं? एज यू कैन सी देयर आर 5 इन नंबर, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कैसे काम कर रहा है बेटा? जब आप कोई, लेट सपोज हमारा भारत है, जब किसी से, किसी और देश से डील करता है ना, लेट सपोज देश नंबर 2, और अगर इनसे हम डील कर रहे हैं तो हम ना इमीडिएट इफेक्ट से सब कुछ नहीं दे देते हैं कि आओ चलो हमारे घर में आ जाओ, इंजॉय करो, यहाँ पे आके सब कुछ काम करो। नहीं, हम धीरे 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 स्टेप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही सारे स्टेप आपके ये स्टेप्स हैं, मतलब ये लेवल्स हैं। कैसे समझते हैं? सबसे पहले आते हैं फ्री ट्रेड एरिया पे। एक चीज याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये स्टेप्स हैं। पहले इतना हम छूट देंगे, फिर इतनी छूट देंगे, फिर इतनी छूट देंगे, फिर इतनी छूट देंगे और फिर पूरी छूट दे देंगे। ये जो आपके लेवल बढ़ रहे हैं ना बेटा, यही है आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, राइट? चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा फ्री ट्रेड एरिया। इसमें क्या होता है, ये यूजुअली हम अपने आसपास के देशों के साथ कर लेते हैं। अ, जैसे जैसे कि हमने भारत ने इंडिया के मतलब पाकिस्तान के साथ किया था, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ, भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था। उसमें क्या था बच्चे कि आपको बिना किसी टैरिफ कोटा के, आपको सीधा आप यहाँ पे आओ अपना सामान बेचो, हम वहां से वहां बेच देंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता था वो जो पुलवामा अटैक हुआ, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट अटैक, उसके बाद एफटीए उनसे वापस ले लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एफटीए का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। कि लेट सपोज यहाँ पे भारत बॉर्डर शेयर कर रहा है किसी देश से, राइट? और वहां से कोई बैरियर या कोई टैरिफ उनसे लिया ही नहीं जा रहा है while they are entering into the Indian market। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी। बट बिकॉज ऑफ देयर वट एवर वी कुड से कि उनकी हरकतों की वजह से उनसे वो चीज वापस ले ली गई। तो होता क्या है फ्री ट्रेड में, अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑल टेरिफ, कोटा एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, ये मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में, टेरिफ और नॉन टेरिफ क्या होता है, राइट? ऑल टेरिफ, कोटास, नॉन टेरिफ बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज आर एलिमिनेटेड। Each country has its own trade policies with the non-members, so to avoid trade deflections, common rules of origin have been agreed upon। समझ में आ गया क्या किया? जितने भी आपके वो जो बैरियर्स लगे हुए थे उनको हटा देते हैं कि चलो ठीक है हम अपने साथ क्या कर लेते हैं, और नाम भी क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कहते हैं इसका एग्जाम्पल है नाफ्टा। नाफ्टा है क्या बेटा? देखो आप अगर ग्लोब में पोजीशन देखेंगे ना, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, देन उसी के साथ है मेक्सिको और उसी के साथ है कनाडा।
ये 3 देश हैं, अमेरिका बीच में आता है एंड देन मेक्सिको एंड देन कनाडा, ऐसे करके इनकी एक पोजीशन है। तो इसमें क्या है, इन तीनों देशों ने मिलके अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है कि आप कम से कम, हम जो 3 देश है 1, 2 और 3, हम तीनों देश तो अपने बॉर्डर शेयर कर ही रहे हैं, तो हम तीनों एक दूसरे से कोई भी ट्रेड में टैरिफ नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है जी। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था भारत पाक का, ठीक। उसके अलावा और क्या होता है, अब जैसे यहाँ से थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ा, अब थोड़ी और चीज देंगे, कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या किया, इन एडिशन, बच्चे यहाँ से ना बस यही समझना है, इन एडिशन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब आपको कोटा या फिर टैरिफ नहीं देना, मतलब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो फ्री ट्रेड में था वो तो कस्टम यूनियन में होगा ही, लेकिन उसके अलावा क्या मिल रहा है वो देखना है। समझ में आया मैंने क्या कहा? जो आपका कस्टम यूनियन है, लेट सपोज, एक बार इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फिर आपको शायद समझ में आएगा ज्यादा। इन एडिशन टू द फ्री ट्रेड विद मेंबर्स, दे आल्सो शेयर कॉमन ट्रेड पॉलिसीज विद नॉन मेंबर्स। देखो क्या कहा इन्होंने, लेट सपोज आपने किसी के साथ कस्टम यूनियन किया, तो उसमें क्या होगा, आपके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो आप बेनिफिट्स दे रहे हो वो, प्लस कोई कॉमन ट्रेड पॉलिसीज भी बनानी शुरू कर दोगे उस देश के साथ, तो आपने क्या कर लिया उनके साथ, तब आपने कर लिया कस्टम यूनियन। तो पता ना कस्टम ड्यूटीज वगैरह देनी पड़ती है, तो आपने ट्रेड पॉलिसी भी उनके साथ बैठ के बना ली, और एफटीए तो उनको दिया ही है, तो ये क्या आपका आपका कस्टम यूनियन। अच्छा, कॉमन मार्केट क्या है जी, इसका एडवांस वर्जन है। कैसे? इसमें आप कस्टम यूनियन तो होगा ही, अब कस्टम यूनियन में ऑलरेडी ये दोनों चीजें थी, कस्टम यूनियन तो होगा ही, प्लस यहाँ पे होगी आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फ्री मूवमेंट। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है मैम, बटे कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, ये नहीं पूछना हमसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमने बहुत पढ़े हैं। क्या? लैंड, लेबर, आगे क्या होता है, कैपिटल, देन एंटरप्रेन्योर, राइट। ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब न सिर्फ आपको एफटीए मिल रहा है, ना सिर्फ आपसे ट्रेड और टैरिफ हटाया जा रहा है, ना सिर्फ आपकी ट्रेड पॉलिसी सेम है, बल्कि ऑल्सो आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इजी कर दी। जैसे कि क्या लिखा हुआ है इसमें, एक्सटेंड बियॉन्ड अ कस्टम यूनियन, देखो बियॉन्ड अ कस्टम यूनियन मतलब कस्टम यूनियन था ही, बाय परमिटिंग अनरेस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक कैपिटल, लेबर, सर्विस, डिलीवरी, टेक्नोलॉजी। गॉट इट? ये है आपका कॉमन मार्केट। ठीक है जी। अब इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन क्या होगा जी, इंक्लूडिंग कॉमन मार्केट, एक और चीज जुड़ जाएगी उसमें, क्या? अब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी सेम हो जाएगी। ये तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इकोनॉमिक पॉलिसी सेम हो गई। हमें पता था इकोनॉमिक पॉलिसी में 2 पॉलिसी आती हैं जी, मॉनेटरी प्लस फिस्कल। आप कह रहे हो इकोनॉमिक पॉलिसी सेम हो जाएगी, ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? बेटा यूरोपियन यूनियन, आप एक बार यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो यू वुड कम टू नो अबाउट देम दैट उनकी पूरे जितने भी उनके यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं उन सबकी सिर्फ एक ही मुद्रा है बेटा। अब जब मुद्रा एक हो गई किसी भी इकोनॉमी की, तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी सेम होंगी। गॉट इट? तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक यूनियन। क्या कहा है, इकोनॉमिक यूनियन इन्वॉल्व्स डीपर इंटीग्रेशन देन द कॉमन मार्केट। कैसे? विद मेंबर कंट्रीज कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इंक्लूडिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। जी हाँ, हमें पता था इसके 2 टाइप होते हैं, फिस्कल और मॉनेटरी। टू अचीव अ मोर यूनिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और क्या बोला है, कौन करता है इसको, ईयू एम्स टू बी मोर कंपेटेबल कंप्लीट इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं मॉनेटरी इंटीग्रेशन। हालांकि इसके बाद तो बेटा पॉलिटिकल यूनियन आता है इकोनॉमिक यूनियन के बाद, बट ठीक है हम इसको पढ़ लेते हैं अगर ये लिखा हुआ है। अ मॉनेटरी यूनियन इन्वॉल्व्स द adoption of common currency among members countries, member state give this नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक यूनियन के बाद मॉनेटरी नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा अपने उसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बेटा पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन में क्या होता है, अगर एग्जाम भी दोगे तो उसमें भी पॉलिटिकल ही लिखा रहता है। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल यूनियन में क्या होता है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक यूनियन आपके, अभी तक तुम कह रहे थे इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है, अब आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज भी सेम हो जाती हैं। अब इसका एग्जांपल दे के दिखाओ मेरे को, मैं तब मानू। ऐसा कोई आपको याद है ग्रुप जहाँ पे पॉलिटिकल पॉलिसी सेम हो? भाई याद नहीं आ रहा, अब मैं आपको बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक्चुअल में ये एक देश नहीं,
बल्कि बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ एक देश है। तो यहाँ क्या होता है, आपको शायद पता होगा, इन सब के अपने इंडिविजुअल तो पॉलिसीज हैं ही, लेकिन इन सब की एक कलेक्टिव पॉलिसी भी है जिसको हम बोलते हैं यूएसए की पॉलिसी। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपके पॉलिटिकल यूनियन का। तो फिफ्थ जो स्टेज है वो पॉलिटिकल यूनियन है। गॉट इट। तो अब चलो, ये तो हमने समझे 5 लेवल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं जो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट की तरह आएंगी, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, देखने का प्रयास कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसे भी। पहला है यूरोपियन यूनियन। अच्छा, इसमें से क्या पढ़ना है बेटा? इसमें से सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, इनके मेंबर्स कौन है ये पता होने चाहिए, एंड आई थिंक इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने के लिए है नहीं। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं यूरोपियन यूनियन। इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ अ मेंबर। देखो ये तो मैंने शायद आपको बताया भी था। लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप, इट ओरिजिनेट इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है जी, वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया था। किसके लिए आया था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए आया था 1993 में। ग्लोबल एंटिटी मेड अप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है जी। द एम्स ऑफ द ईयू विद इन द वाइडर वर्ल्ड आर। क्या ईयू के एम्स थे? अपहोल्ड एंड प्रमोट द वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। ठीक है। कंट्रीब्यूट करना पीस सिक्योरिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आप हर किसी में लिख देना। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप ये लिख दो बेटा कि जो है आपका यहाँ पे जो आपका ये वैल्यू और इंटरेस्ट है इसको बढ़ाने के लिए कर रहा है, और दूसरा आपका पीस और सिक्योरिटी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ऑन द अर्थ को करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए ये जो है इकोनॉमिक यूनियन बन रहे हैं। ठीक है। और क्या बोले ऑब्जेक्टिव? solidarity, mutual respect among the people, free and fair trade, eradication of poverty and protection of human rights। बेटा ये कहीं भी लिख देना, मैं बोल रही हूँ जितना भी आपका कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, चाहे सार्क आए या ईयू आए, सब में ये लिख देना। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, लिख देना ये सब। कोई काम का नहीं। क्या काम का है कि कब बना था। तो यहाँ से थोड़ा सा बस। अच्छा, एक और चीज, क्या ये याद करना है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेटा, ये सिर्फ आपको रीड करना है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको रीड करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, इसको पढ़ लेना कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सब बने थे। बहुत सारी इसमें आपकी ट्रीटीज साइन हुई थी, जैसे ट्रीटी ऑफ रोम है, उसके बाद फिर बहुत सारी थी, बहुत सारी ट्रीटीज इन्होंने बनाई। तो एट द एंड ये इनकी मास्ट्रिच ट्रीटी आया था, तब जाके इनका यूरोपियन यूनियन बना था। 1992 में साइन करके 1993 में बन गया था। तो यहाँ से एक बार इसको थोड़ा सा देख लेना, वहाँ से जैसे साइंड और ये सब। बट पढ़ने के लिए अच्छा है ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। इसके अलावा इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है। लिस्बन ट्रीटी एंड ऑल, ये थोड़ा सा है, पूछ सकते हैं ब्रेग्जिट कब हुआ था। ब्रेग्जिट क्या है बेटा? ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था 2016 में, यूके ने, ताकि वो यूके से बाहर निकल सके। और फाइनली 31 जनवरी 2020 को वो ऑफिशियली बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन से। ठीक है। इनकी अपनी यूरोपियन काउंसिल भी है, सिर्फ पता होना चाहिए यूरोपियन काउंसिल करती क्या है। ये जी वो जितनी भी पॉलिटिकल डायरेक्शंस प्रायोरिटीज हैं यूरोपियन यूनियन की, वो सब वो देखती है। ठीक है। हेड ऑफ स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ द ईयू मेंबर स्टेट सब कुछ वहां पे है, उनके प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन बेटा बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ा अगर कोई ग्रुप है ना बेटा तो वो यूरोपियन यूनियन है। आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता, थोड़ा से पॉलिटिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं। रशिया का अगर उसी के पड़ोसी देश से वॉर हुआ था, क्या नाम है उस देश का? क्या वो यूक्रेन है? जी। तो जो रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर हुआ था, उसमें सबसे बड़ा रोल आता है जी नाटो का। राइट। अब ये नाटो क्या है? अगेन इट इज अ ग्रुप। ये बहुत इन्फ्लुएंसिंग पावर रखते हैं बेटा। और ये कैसे होती है इन्फ्लुएंसिंग पावर? विद द हेल्प ऑफ देयर मेंबर्स। राइट। तो जिसमें जितने ज्यादा मेंबर है, जैसे नाटो में अपने आप में बहुत अच्छी संख्या है, जो कि ये बोलता है कि अगर इनमें से किसी भी एक देश पे अटैक होता है तो ये समझेंगे कि हम सब पे अटैक हुआ और ये उन पे बदला लेंगे। कितनी बड़ी बात है कि अगर इतने सारे देश इकट्ठे होकर किसी के ऊपर अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली वो देश अपने मतलब खतरे में आएगा। तो ऐसे यूरोपियन यूनियन है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसके पीछे कारण बेटा ये है, यूरोप में ना सारे देश ऐसे हैं, मतलब इफ यू वुड सी द ग्लोबल मैप, आप देखोगे सारे देश ऐसे चिपके हुए हैं। उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो यहाँ से निकल के, बहुत सारी लैंडलॉक कंट्रीज है, लैंडलॉक मतलब कि घिरी हुई है देशों से, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि इनसे इनके खिलाफ निकल के फिर कहीं इंटरनेशनल ट्रेड करे। उन्हें यही
करना पड़ेगा ट्रेड। तो क्या करा, छोटी छोटी बाउंड्रीज बन जाएंगी सारे में चारों तरफ। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से सारी बाउंड्रीज हटाते हैं, बाउंड्री बनानी है तो इसके बाहर बनाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इंस्टीड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, इस सबको अपना एक बड़ा परिवार बना के और फिर बाहर लड़े। और इसीलिए यूरोप आपका इतना ग्रो करी है। ठीक है, कुछ इसके फीचर्स हैं वो आप यहाँ से देख लेंगे कि भैया यहाँ पे फ्री मूवमेंट है गुड्स और सर्विसेज की। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो छोटे छोटे देश थे उन्होंने अपने बैरियर्स को हटा के अपना एक बड़ा परिवार बना दिया विद इन द सिंगल मार्केट। इन्होंने इन सारी मार्केट को, पूरे यूरोप को क्या कर दिया, एक सिंगल मार्केट बना दिया। यहाँ पे कोई वीजा नहीं लगता घूमने के लिए, एकदम बॉर्डरलेस, एकदम बॉर्डरलेस इन्होंने इकोनॉमी को ऐसा क्रिएशन करा है। हार्मोनाइज करने के लिए रेगुलेशन को, स्टैंडर्ड टू एलिमिनेट बैरियर्स टू द ट्रेड, प्रमोट फेयर कंपटीशन अमंग द मेंबर स्टेट्स। ये सब वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्या रहा, इंप्लीमेंट करना कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ का मतलब फिर से समझो कि यहाँ पे हमने एक बड़ा बॉर्डर बना दिया, अब जो बाहर निकलेगा आएगा उसके लिए एक पॉलिसी बना दी, बजाय उसके कि हम जो छोटे 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 देश इतने सारे यहाँ पे बने हुए हैं उनका बनाए। EU हैज इवॉल्व फ्रॉम, अच्छा एक काम आज करना, आज आप वर्ल्ड मैप देखेंगे। वर्ल्ड मैप पे आप ये जो मैं नाम ले रही हूँ ना बेटा, कम से कम इन देशों को तो आप जरूर देखेंगे। ठीक है, treated as your homework. EU aims to reduce economic and social disparity among its member states through creation of various policies. ठीक है, समझ में आ गया। बेसिक चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको याद करने में ऐसा लगे कि हाँ ये कैसे होगा, तो प्राप्त सकते। ठीक, कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देखती हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। ट्रेड प्रमोशन है क्या, मार्केट साइज बढ़ाना है क्या, अचीव करना है इकोनॉमिक स्केल, सारे पढ़े थे जी। आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आता है सार्क, ये हमारे काम का है। कारण क्या है जी, ये हमारे देशों की बात करता है। नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। क्या सार्क का फाउंडिंग मेंबर भारत है, जवाब है यस। क्या ये बेहतर तरीके से फंक्शन कर रहा है, जवाब है नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहा फंक्शन, बेटा क्योंकि यहाँ पे ना दो मेजर देश हैं, एक का नाम है इंडिया और दूसरे का नाम है पाकिस्तान। तो ये कभी किसी एक सेम पॉइंट पर आ ही नहीं पाते। अब क्योंकि ये सेम पॉइंट पर नहीं आ पाते तो सार्क होने के लिए सार्क है, लेकिन चलने के लिए सार्क बर्बाद है। ठीक है जी, कहाँ पे बना, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में साइन हुआ और बना। कितने देश हैं जी, 8 देश है जी। क्या नाम है, इंडिया, अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं। 7 फाउंडिंग थे, अब 8 है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जो 8वां देश है, जो 8th नेशन है, वो मुझे आप लोग बताएंगे, सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अरे यार ये तो यहाँ पे लिखा ही मिल गया। अफगानिस्तान बिकेम दी 8th मेंबर ऑफ सार्क। सार्क है हेडक्वार्टर इन कहाँ पे, काठमांडू, नेपाल में। करंटली रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार एंड जापान आर द 9 कंट्रीज दैट आर ऑब्जर्वर ऑफ सार्क। बेटा ऑब्जर्वर ऑफ सार्क ये कहाँ से आए, ये 9 देश अलग से कहाँ से आ गए। बेटा क्या होता है, जब कोई ग्रुप बनता है ना, अब उस ग्रुप में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको देखने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसे बाहर से देख रही होती है कि ये कहीं हमारे नुकसान के लिए तो काम नहीं कर रहे। तो जब कभी इनकी मीटिंग होगी ना, कुछ लोग होंगे जो बाहर से बैठ के सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये हमारे हित में या हमारे अहित तो काम नहीं कर रहे हैं मिलके। तो ऐसे ऑब्जर्वर देश बनते हैं। तो 9 ऑब्जर्विंग कंट्रीज हैं, जिसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपके हिसाब से, चाइना एंड यूएस। इनको ऐसा लगता है ये सार्क मिलके कुछ कर ना दे, इसलिए सबसे ज्यादा कौन देखता है, ये देखता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, इंपॉर्टेंट है। सार्क आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि भारत का रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, जो आप ऊपर पढ़ के आए थे ना वो यहाँ पे पढ़ लेना। कैर एनहेंस करना है वेलबींग को, इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल की। उसके बाद एवरीवन को चांस दो, लिव विद डिग्निटी, रीच देयर फुल पोटेंशियल व्हाइल एक्सेलरेटिंग द रीजनल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रमोट करना है, स्ट्रेंथ करना है सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भर बनाना है साउथ एशियन कंट्रीज को। इनकरेज करना है प्रोएक्टिव कोऑपरेशन, सबके साथ मिलकर काम करना। रेसिप्रोकल सपोर्ट की, आप मुझे करो मैं आपको करूँ, किस किस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस में और इकोनॉमी। ठीक है जी। टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन विद द अदर डेवलपिंग नेशंस, टू कोलैबोरेट विद द रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सुन लिया। मतलब यही है कि मिल बांट के काम करेंगे, कहीं कुछ भी गंदा काम नहीं करेंगे, यही सार का काम है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है मीटिंग ऑफ हेड्स, स्टैंडिंग कमेटी है फॉरेन सेक्रेटरीट के। पढ़ लेना, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, ऑब्जेक्टिव्स तक लिख देंगे, मोर देन इनफ। इसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है।
इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू सार्क, बेटा ये है आपका रीडिंग मटेरियल, पढ़ना है केवल, एग्जाम में आएगा क्या, नहीं, पढ़ लेना। कहता है एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क इंडिया इज कमिटेड टू स्ट्रेंथन regional cooperation among various initiatives of development and progress of all countries in the region। थैंक यू जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कुछ कुछ अपनी बातें लिखी हुई हैं, उसको आप पढ़ लेना, कैसे कैसे उन्होंने हेल्प करी थी, क्या क्या उन्होंने नई डेवलपमेंट करी, देख लेना। ओके, मूविंग अहेड। एशियान, बेटे अगेन तीसरा ग्रुप है, कैसे काम कर रहा है और कहाँ रहता है, ये देखो बेटा, जो इसके यहाँ पे ये वाली कंट्रीज है ना, मैं इसको कलर बदलते हैं, जो आपके ये वाली जो कंट्रीज है ना बेटा, इनसे बना है आपका एशिया। अब मैं आपको बोलूंगी, फिर से कहूंगी, गो एंड चेक द वर्ल्ड मैप, तब शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इंडोनेशिया कहाँ है, मलेशिया कहाँ है, फिलीपींस कहाँ है, सिंगापुर कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, ब्रूनी कहाँ है, ये ऐसे बेटे 10 देश है। पढ़ लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। एशियान वॉज फॉर्म्ड साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को हम एशियान बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। कहाँ पे, थाईलैंड में बना। कब बना, 1967 या 1967 में 8 अगस्त के दिन ये बना था। फाउंडिंग फादर इसके जो है ये कुछ देश हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड साइन दिस एशियन डिक्लेरेशन, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें 10 वो बन गए हैं। मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये सब मिलके इनका एक आइडेंटिटी बनेगी, नाम है एशिया। अभी मिलके सारे ट्रेड जो करेंगे उनकी पॉलिसी सब सेम हो जाएंगी। ठीक है जी। और कौन है, ब्रूनेई के बाद वियतनाम था, लाओस था, और एक और है आपका म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है जी, ये हो गए आपके 10 देश, इनके नाम पढ़ने जरूरी हैं, याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो मैं फिर से ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगी, आपको मैडम ये तो ऊपर भी पढ़ के आई थी, जी हाँ, सबके सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाओ, कल्चरल डेवलपमेंट करो, जॉइंट एंडेवर्स बनाओ, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी लाओ, पार्टनरशिप लाओ, स्ट्रेंथन करो फाउंडेशन फॉर द प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ओके जी। प्रमोट करो रीजनल पीस को, स्टेबिलिटी को, अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर द जस्टिस, रूल ऑफ लॉ इन द रिलेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द रीजन, अडेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है जी। और अच्छा, यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है बेटा, यहाँ पे शांति के लिए इन्होंने बना रखा है, देख लेना, पढ़ लेना, इच्छा हो तो, नहीं हो तो सिंपल ये है कि जियो और जीने दो। एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, कल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इशू ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। अच्छा जी, ये तो हम अभी साथ में पढ़ के आए। बिल्कुल बेटा, सबका सेम रहेगा, मिलो जिलो काम करो, मिल बांट के काम करो, ये तो आप सबके याद कर सकते हैं। तो आपको क्या एक्चुअली याद करना है, वो है मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेशन। ठीक है जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, अगेन भाई रिस्पेक्ट करो सब देशों को, उनकी इंडिपेंडेंस को, सोवरेनिटी को, इक्वलिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, नेशनल आइडेंटिटी को। ठीक है जी, पढ़ लेना, नथिंग इम्पोर्टेंट। ये पढ़ना है क्या, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जवाब है नहीं, सिर्फ रीड करना है, इच्छा हो तो, ना हो तो मत करना। फाइनली आ जाते हैं अपने लास्ट उस पे, यूएसएमसीए है क्या, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट। अगेन वही 3 देशों ने मिलकर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, कब बना था, 30 दिसंबर नवंबर 2018 को। क्या कर रहे हैं ये, ट्रेड एग्रीमेंट है 3 देशों में, वही सेम चीज है, बस इसको पढ़ लेना बेटा। पहले नाफ्ता था, अब उसको चेंज करके 1 जुलाई 2020 में इन्होंने यूएसएमसीए बना दिया। क्या डिफरेंसेस हैं, आएगा क्या, रेयर चांसेस, बट अगेन दिस इज द मटेरियल टू रीड, और रीडिंग में हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। देख लेना क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेना, एंड दैट इज इट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है जी, अच्छा है ये, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो। नाफ्टा 1992 में बना, ये आपके 2018 में बना था। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थी कैनेडियन डेयरी एंड एग्रीकल्चर को, यहाँ पे आपके थोड़ा सा रिलीज करा, लेकिन कॉपीराइट टर्म्स ये सब आ चुके हैं 70 साल के लिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ इनकी स्पेसिफिक वो हैं, आई कुड से ड्यूटीज और ये सब, जो 62% थे वो 70% थे, मतलब क्या, क्यों क्यों पढ़ना है, नहीं, तो देख लेना। बट आई थिंक यूएसएमसीए ही ज्यादा पूछा जाता है, नाफ्टा तो अब धीरे धीरे सिलेबस से बाहर हो गया, बट फिर भी एक बार रीड जरूर कर देना। एंड दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। पढ़ लेना एक बार, इनको रीड कर लेना। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पर तब तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करना है शेयर, लाइक,
सब्सक्राइब टू दी चैनल, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपको लाती रहूँ। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देंगे। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द 5th यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट।